to our channel. Today in this video we will study about the reproduction. What is reproduction and what are the factors involved in the reproduction process of an organism. तो हम लोग देखेंगे कि reproduction क्या है और कौन कौन सा factors involve है reproduction of an organism, मतलब organism को reproduce करने में. So what is reproduction? The production of new organism from the pre-existing organisms of the same species is called as reproduction. तो जो new individuals, जो new organisms produce हो रहा है from the previous और pre-existing organisms, मतलब जो older organisms है उससे new individuals जो evolve कर रहा है, produce कर रहा है of a same species, एक ही species का अगर new individual form हो रहा है तो इसको बोलते हैं reproduction. और reproduction मतलब क्या हुआ कि प्री एग्जिस्टिंग जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म से न्यूअर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहा है ऑफ अ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ऑन दिस अर्थ. तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, ये एसेंशियल पार्ट है क्योंकि अगर हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे अर्थ में अगर हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे तो वो स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा और इसी कारण क्या है कि वो विलुप्त हो जाएगा, जिसके कारण रिप्रोडक्शन आगे प्रोसेस नहीं बन पाएगा. इसीलिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है ऑफ एन स्पीशीज टू सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस ज़रूरी है. रिप्रोडक्शन गिव राइजेस टू ऑर्गेनिजम्स विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स. तो रिप्रोडक्शन जो हम लोग होता है रिप्रोडक्शन उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जो ऑर्गेनिजम्स न्यू इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस कर रहा है तो जैसा कि ओल्डर ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वैसे ही जो न्यू इंडिविजुअल्स है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेगा. सो विद दिस सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेरेंट्स के जैसा ही रहेगा. सो रिप्रोडक्शन जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रहा है और उसका जो कैरेक्टर्स है वो पेरेंट्स के जैसा ही है. मतलब the offsprings produced by an organism looks similar to each other. मतलब क्या हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहा है बाय एन ऑर्गेनिज्म से जो ऑफस्प्रिंग मतलब जो कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, तो ये जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है वो लुक सिमिलर टू ईच अदर. मतलब जो वो पेरेंट्स या फिर जो ऑफस्प्रिंग्स ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर रहेगा, मतलब वो लोग का जो कैरेक्टर्स रहेगा वो सिमिलर रहेगा. जैसे कि अगर हम लोग एक एनिमल का एग्जाम्पल ले ले, अगर काऊ ले ले तो काऊ से जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा तो वो भी काऊ के जैसा ही सिमिलर रहेगा लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर रहेगा. और सेम एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे. ह्यूमन बींग्स जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होता है वो सिमिलर होता है लेकिन एकदम आइडेंटिकल नहीं होता है. मतलब हमारा जो फेस है या फिर हमारा जो फंक्शन है बॉडी का वो एकदम से सिमिलर नहीं होता है, वो हम लोग उसको आइडेंटिकल नहीं बोल सकते. लेकिन हमारे पास 2 आईज, 2 ईयर्स, 1 नोज, 1 माउथ, 2 हैंड्स, लेग्स, ये सब जो है ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमन बींग्स का होता है वो सारा सिमिलर होता है ऑफ एन न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ वी विल सी द रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन. तो डीएनए क्या है और उसका रिप्रोडक्शन में क्या रोल है तो हम लोग ये देखेंगे. ये एक सेल है, ठीक है, कोई भी सेल है. सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है क्रोमैटिन मटेरियल. तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ डीएनए. तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो डीएनए का बना हुआ है. अब डीएनए का स्ट्रक्चर एक ऐसा ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे डबल कॉइल है. ये जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड है और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है बहुत सारा, ठीक है. तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो कि डीएनए है, अब जब ये क्रोमैटिन मटेरियल तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक पतला सा थ्रेड जो अगर धागा लेंगे तो वो पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. लेकिन अगर धागा को हम लोग रोल करते जाते हैं और वो कंडेंस होते जाता है, धीरे धीरे वो गोला जैसे बनना शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म. ये कंडेंस्ड फॉर्म को हम लोग नाम दिए हैं क्रोमोसोम. तो ये होता है डीएनए जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक. और यही डीएनए जब धीरे धीरे कॉइल होना स्टार्ट होगा
तो वो क्रोमोसोम बन जाएगा। ये होता है क्रोमोसोम। अब ये डीएनए जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे हेलिकली कॉइल्ड हो जाता है, पूरा कॉइल्ड हो जाएगा यहाँ पे, और ये धीरे धीरे कंडेंस्ड हो गया। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है यहाँ पे कॉइलिंग स्ट्रक्चर में आकर के क्रोमोसोम बना दिया। तो इसलिए बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल जो है इसका कंडेंस्ड फॉर्म को हम लोग क्रोमोसोम नाम दिए। सो दिस इज द डीएनए एंड दिस इज द क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के अंदर भी तो डीएनए प्रेजेंट है। ये जो जितना भी ऐसे कॉइल स्ट्रक्चर है ये सब में ये डीएनए प्रेजेंट है। तो ये डीएनए जो है मेनली इसके पास ही इंफॉर्मेशन रहता है डीएनए के पास, जो कि एक पेरेंट बॉडी से एक न्यू इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब वो एंटर कर जाता है और न्यू इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म हो जाता है। सो ये कैसे होता है, ये डीएनए जो है, ये डीएनए के पास ये बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स, ये जितना भी ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सारा न्यूक्लियोटाइड्स है। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना सकता है। और हम लोग जब डीएनए, अब हम लोग देखेंगे कि एक पेरेंट बॉडी से कैसे न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होता है, एक ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होता है। सो ये डीएनए है, एक पेरेंट बॉडी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये पेरेंट बॉडी है, ये वाला एक सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, यही क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। अब जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होगा, तो ये डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब अपना नंबर बढ़ा रहा है, नंबर बढ़ा रहा है तो रेप्लिकेट हो गया, रेप्लिकेशन, एकदम सिमिलर कॉपी उसके जैसा बन जाएगा। सो ये क्रोमोसोम नंबर 1 था, ये क्रोमोसोम नंबर 2, मतलब दोनों एक जैसा रेप्लिकेट हो गया। ये क्रोमोसोम जो है ये इसके जैसा रेप्लिकेट हो गया। अब रेप्लिकेशन में चांसेस ऐसा है कि हो सकता है कहीं पे कुछ ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है कहीं पे कुछ चेंज हो गया, कुछ मिसमैच हो गया, कुछ भी म्यूटेशन हो गया, जिसके कारण हो सकता है कि ये जो सेकेंड नंबर ऑफ डीएनए था इसमें कुछ वेरिएशंस आ गया। तो जैसे ही इसमें कुछ वेरिएशन आ गया तो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये इसी से कॉपी बना है, 1 से ही 2 कॉपी बना है, लेकिन ये एकदम से आइडेंटिकल नहीं होगा, एकदम सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर होगा, सिमिलर ही है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है, कुछ चेंजेस 2 में हो गया ड्यू टू म्यूटेशन और एनी अदर फंक्शंस। तो जिसके कारण 1 और 2 जो है डीएनए ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैरेक्टर्स जो है वो चेंज हो गया। अब क्या होगा, जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, ये पेरेंट बॉडी जो है ये रेप्लिकेट हो गया, अब जब रिप्रोडक्शन में होगा तो ये 2 इंडिविजुअल्स फॉर्म करेगा, 2 ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होगा। तो एक में जाएगा 1 डीएनए और दूसरा में जाएगा 2 डीएनए। तो यहाँ पे क्या है, 1 जो है वो पेरेंट बॉडी से सिमिलर था और 2 भी जो है वो सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया। तो जिसके कारण जो ऑफस्प्रिंग बना वो दोनों तो सिमिलर ही रहेगा, दोनों में ही सेम कैरेक्टर्स प्रेजेंट है पेरेंट से, लेकिन कुछ फीचर्स जो है वो डिफरेंट हो गया है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के केस में देखते हैं तो उसमें फेस जो है सबका डिफरेंट हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो डीएनए में थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसके कारण डीएनए में कहीं का न्यूक्लियोटाइड्स में थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसके कारण फेस जो है वो डिफरेंट हो गया। इसीलिए यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स बना 1 और 2 दोनों ही सिमिलर है, सिमिलर डीएनए है, पेरेंट से ही आ रहा है, सिमिलर है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल नहीं है। सो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग मेनली माइटोसिस बोलते हैं। ये माइटोसिस मेनली अमीबा में हम लोग देखेंगे आगे कि रिप्रोडक्शन में कि अमीबा में कैसे माइटोसिस हो रहा है और कैसे इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग देखें कि जो डीएनए का रोल है, रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन, ये डीएनए ही जो है फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी टू द ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है। और यही डीएनए में मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन इंफॉर्मेशन डीएनए में रहता है, जो कि पेरेंट्स से एक ऑफस्प्रिंग जो कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हुआ है उसमें एंटर करता है। तो ये है डीएनए का रोल। सो व्हाई वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। वेरिएशंस जो हो रहा है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। सो व्हेन वेरिएशन ऑकर्स इन अ स्पीशीज द 2 इंडिविजुअल वैरीज accordingly, which helps them to survive in the earth and not become extinct। मतलब क्या है कि जब वेरिएशन हो रहा है डीएनए में, जब थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है, 2 इंडिविजुअल्स जब 2 अलग अलग नेचर, 2 अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सो
तो वो हम लोग वो हेल्पफुल कैसे है फॉर देम टू सर्वाइव। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, एक लोकेलिटी बहुत ही ज़्यादा हीट है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, एक कोई भी स्पेस पे, कोई भी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है, तो अगर वहाँ पे कोई भी वेरिएशंस नहीं होगा वहाँ पे एट द प्लेस वेयर देयर इज़ अ हीट, तो वहाँ पे अगर कोई भी वेरिएशंस नहीं होगा इंडिविजुअल्स में, तो वो उसी हीट के बेसिस पे ही अपना नेचर, अपना हैबिटेट परफॉर्म करेगा। तो उससे क्या होगा कि वो उसी के टेम्परेचर के हिसाब से ही अपना लिविंग सिस्टम, अपना लिविंग स्टाइल एक्युमुलेट कर लेता है, अपना लिविंग स्टाइल वो एक्युमुलेट कर लेता है। अगर बाय चांस उस जगह पे जहाँ पे बहुत ही गर्मी था, वहाँ पे बहुत ही ठंडा या फिर एक ऐसा कंडीशन हो गया जिसके कारण वो जो इन्वायरमेंट है वहाँ का वो बहुत ही कोल्ड नेचर में हो गया, तो उसमें क्या हुआ, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, पानी आ गया, तो वहाँ का जो वेदर था वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो गया वहाँ पे। तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो जो इंडिविजुअल्स जो वहाँ पे रह रहा था वो उस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो वो वहाँ पे ही मर जाएगा। तो क्या हो रहा है कि अगर वैसा कंडीशन में अगर कोई भी वेरिएशन क्या हुआ कि कुछ भी एक स्मॉल चेंजेस हो गया इन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, तो वो वेरिएशंस के कारण वहाँ का जो टेम्परेचर था वो अगर किसी भी कारण फ्लक्चुएट किया, तो जो वेरिएटेड एनिमल्स, जो वेरिएशंस हो गया था जिस एनिमल्स में, वो अगर वहाँ पे सरवाइव कर गया, तो उससे क्या हो रहा है कि वो उस नेचर को अडॉप्ट कर लिया। जैसे कि इन्वायरमेंट अपना चेंज किया टेम्परेचर, तो वो उस नेचर को भी अडॉप्ट कर लिया और वो वहाँ पे लिविंग, मतलब वहाँ पे रह गया। लेकिन जो लोग अपना वेरिएशंस नहीं कर पाया था, वो उस कंडीशन पे, उस कोल्ड वेदर पे वो लोग एक्सटिंक्ट हो गया, वो लोग मर गया। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि अगर वेरिएशन हम लोग नहीं करेंगे तो वो इंडिविजुअल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे उसका जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे घट जाएगा और फिर वो मर जाएगा। सो इसीलिए वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है। वेरिएशंस मोस्टली टेक्स प्लेस व्हेन अ स्मॉल चेंज ऑकर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पीशीज़। तो वेरिएशंस तभी हम लोग कंसिडर करते हैं यूज़फुल है जब बहुत ही अगर स्मॉल चेंज हुआ इन द इन्वायरमेंट में चेंज हुआ और वो स्पीशीज़ के लिए बेनिफिट का काम किया, तो उसी को हम लोग वेरिएशंस को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोलते हैं कि वो स्पीशीज़ को ही बेनिफिट मिला अगर वहाँ पे वेरिएशंस हो गया, तो क्योंकि वो रह पाया उस इन्वायरमेंट में, और जो वेरिएशंस नहीं कर पाया था वो मर गया उस इन्वायरमेंट पे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू दी पॉपुलेशन। तो वेरिएशंस जैसे ही हुआ रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो वो क्या किया, स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया इन दी पॉपुलेशन वैसे ही रह गया। कुछ अगर जो वेरिएशन नहीं कर पाया था वो मर गया, लेकिन जो वेरिएट कर लिया अपना कैरेक्टर्स को, तो वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर गया, तो इसीलिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन दी पॉपुलेशन में। सो ये था रिप्रोडक्शन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ like, share and subscribe our channel. Thank you.